नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648805309695238606089452386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दोस्तों, आपकी आगामी परीक्षा के लिए भूगोल की ये श्रृंखला निरंतर चल रही थी। वीडियो श्रृंखला है और इसमें हम निरंतर आगे बढ़ रहे थे। भारत के भूगोल को हमने देखना आरंभ किया था और अब सीमावर्ती देशों को हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। हमने देखा कि कौन से देश हैं। कुल मिलाकर 9 देश हैं जो कि भारत के साथ सीमा साझा करते हैं और उसमें से 7 देश ऐसे थे जो कि स्थलीय सीमा यानी जमीन से जुड़े हुए थे और 2 ऐसे हैं जो कि समुद्री सीमा अपनी साझा करते हैं हमारे देश के साथ। तो इन सबको हमने देख लिया था। जो 2 देश समुद्री सीमा साझा करते हैं उसमें श्रीलंका और मालदीव थे, ये हमारे पड़ोसी हैं। अब नीचे जो टेबल बनी हुई है उसमें हम हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन्हें देखने वाले हैं और विस्तार से। तो देखिए, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है और ये जुड़ा कहाँ से है? तो लद्दाख से हमसे जुड़ा हुआ है। मतलब लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से अफगानिस्तान की सीमा हमसे जुड़ी है और ये वाला हिस्सा POK कहलाता है, यानी पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती इस पर कब्जा किया है। ये ज़मीन हमारी है और ये जो सीमा है डूरंड रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। 106 किलोमीटर लंबी है, ज़्यादा लंबाई इसकी नहीं है, छोटी सी है। दारी और पश्तो ये यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा है और यही यहाँ की राजभाषा है। मतलब वैसे तो भाषाएं बहुत सारी बोली जाती हैं लेकिन कुछ जो भाषाएं होती हैं उन्हें राजभाषा का दर्जा प्राप्त होता है, जैसे हिंदी है अपने यहाँ। और अफगानी ये यहाँ की मुद्रा है। काबुल राजधानी, काबुल नदी का भी नाम है। और इसके बाद है बांग्लादेश। पहले ये बंगाल हुआ करता था, बाद में ये पूर्वी पाकिस्तान हो जाता है और उसके भी बाद आज़ाद करवा के इसे बांग्लादेश बना दिया जाता है। तो 5 राज्य इससे जुड़े हुए हैं। कौन कौन सा? तो बंगाल का जो बचा हुआ हिस्सा हमारे पास है, पश्चिम बंगाल, वो तो जुड़ा ही रहेगा। उसके अलावा असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य जो हैं पूर्वोत्तर में, ये बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। सीमा अच्छी खासी लंबी है, आप देख रहे हैं 4096.7 किलोमीटर, इतनी लंबी सीमा है। बंगाली यहाँ पे बोली जाने वाली राजभाषा है और बांग्लादेशी टका यहाँ चलता है। राजधानी है ढाका। भूटान ये भी हमारा पड़ोसी है, पर्वतीय पड़ोसी। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल इससे जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर 4 राज्य। 699 किलोमीटर लंबी सीमा ये साझा करता है। जोंगखा यहाँ की राजभाषा है और भूटानी नेगुलत्रम जो है ये यहाँ की मुद्रा है, करेंसी है। थिम्फू राजधानी का नाम है। चीन 4 राज्यों के साथ जुड़ा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, और साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि पहले जम्मू कश्मीर ही था, बाद में लद्दाख एक UT बन जाता है। तो लद्दाख के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है और कुछ हिस्सा इसने भी जबरदस्ती कब्जे में लिया है। तो कुल मिलाकर 3488 किलोमीटर ये भारत के साथ इसकी सीमा की लंबाई। मंदारिन यहाँ की राजभाषा है और बाकी रैनबिबी युआन जो है ये यहाँ की मुद्रा है। बीजिंग राजधानी का नाम है। इसके बाद जो अगला पड़ोसी हमारा है वो है म्यांमार। 4 राज्यों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। तो 4 राज्य हमारे कौन कौन से हैं? अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। 1643 किलोमीटर लंबी सीमा ये मतलब भारतवर्ष के साथ इसकी लगती है। और बर्मा ये यहाँ की आप देख रहे हैं। बर्मी जो है वो राजभाषा है। असल में म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, बाद में म्यांमार पड़ गया। तो बर्मी यहाँ की राजभाषा है और बर्मी के आते यहाँ पे मुद्रा चलती है। नेपैताब जो है वो यहाँ की राजधानी का नाम है। नेपाल को आप देख रहे हैं 5 राज्यों के साथ जुड़ा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। नेपाली यहाँ की राजभाषा है, नेपाली रुपया यहाँ चलता है और काठमांडू राजधानी। पाकिस्तान 3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और साथ साथ 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके साथ जुड़ा है, जम्मू और लद्दाख। लद्दाख के साथ भी ये जुड़ा है, ठीक है। मतलब न सिर्फ जम्मू बल्कि लद्दाख यानी पूरा हिस्सा ही कवर करता है। तो कुल मिलाकर 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3323 किलोमीटर ये लंबी सीमा है, भारत के साथ लगती है। उर्दू यहाँ की राजभाषा है और पाकिस्तानी रुपया यहाँ चलता है, इस्लामाबाद राजधानी है। इसके बाद आते हैं श्रीलंका की तरफ। यहाँ तक तो हमने जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों को थोड़ा सा विस्तार से देखा था। अभी हम देखने वाले हैं जो समुद्री सीमा साझा करने वाले देश हैं, जलीय सीमा उनकी लगती है। तो श्रीलंका को आप देख रहे हैं, मन्नार की खाड़ी द्वारा ये भारत से अलग होता है, द्वीपीय पूरा देश है। समुद्री सीमा है इसकी, सिंगली और तमिल यहाँ की राजभाषा है। सिंघल द्वीप इसका पुराना नाम था और श्रीलंकाई रुपया यहाँ पे चलता है। अब इसकी जो विधायी राजधानी है वो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है और कोलंबो इसकी कार्यकारी राजधानी है। तो 2 राजधानियां हैं, ध्यान दीजिएगा। मालदीव को देख लीजिए, लक्षद्वीप के ठीक नीचे, ये हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिमी भाग में है। समुद्री सीमा ये साझा करता है। दिवेही यहाँ पे जो बोली जाने वाली राजभाषा है वो हम देख रहे हैं और मालदीवी रुपया यहाँ चलता है। माले इसकी राजधानी है। मालदीव की राजधानी का नाम माले। तो यहाँ तक हमने टेबल देखी। अब नीचे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, 1 लाइनर फैक्ट है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैकमोहन रेखा
हर रेखा का कुछ नाम रखा गया है। तो मैकमोहन रेखा जो है वो चीन और भारत के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, और डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो ये कुछ जानकारियां हैं, मतलब मैकमोहन पूछा जा सकता है या मिलान करने के लिए कि बताइए इसमें से कौन सी सीमा रेखा का नाम क्या है। तो डूरंड रेखा सबसे छोटी है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। अब देखें, मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हैं, और कहाँ पे काटती हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में। मानक समय रेखा जो भारत की है और कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये छत्तीसगढ़ में जाकर जो मानक समय रेखा है उसको कट कर देती। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है, हिंद महासागर। और हिंद महासागर का भी जो प्राचीन पौराणिक नाम है वो रत्नाकर है, यानी रत्नों की खान। समुद्र मंथन इसी में हुआ था। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में जाकर मिल जाते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। असल में दक्कन प्लेटू का वो ढाल है समुद्र की ओर, थोड़ा सा अरब सागर की ओर जो खड़ा ढाल है उसे हम देखते हैं, मतलब स्लोप जो है वो एकदम से तीखा है। और जो पूर्वी घाट है यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ, उधर स्लोप धीमा है। इधर आप इसीलिए देख पाते हैं कि जो पूर्वी घाट है उधर डेल्टा ज़्यादा बनते हैं। नदियाँ ज़्यादातर जब समुद्र में मिलती हैं तो उससे पहले डेल्टा बनाती हैं। और अरब सागर की ओर से जो समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं जैसे नर्मदा इत्यादि हैं, तो वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा लंबा रूट नहीं मिलता है और जो खड़ा ढाल है उससे वो नीचे गिर जाती हैं। तो ये कुछ बातें हमने देखी। कुल मिलाकर पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु जो है वो नीलगिरी में है। अब क्षेत्रफल के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, और सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। आबादी भी यहाँ पे नहीं के बराबर है, बहुत थोड़ी सी है। दमन और दीव के बीच में खम्बात की खाड़ी है, ठीक है। दमन, दीव, दादरा नगर हवेली सबको मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसीलिए अब केंद्र शासित प्रदेशों की टोटल संख्या कितनी है? 8। कुल मिलाकर उत्तर पूर्वी राज्यों, अब उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल, असम, मेघालय, ध्यान से देखिएगा, अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनको 7 बहनों के नाम से, 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और भारत के 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमाएं हैं वो समुद्री तट रेखा से लगती हैं, जिसमें कि गुजरात की जो समुद्री तट रेखा है वो सबसे लंबी है और गोवा की सबसे छोटी है। तो गोवा है ही कितना बड़ा। और भारत के 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो भू आवेष्टित हैं, मतलब दूसरे राज्यों के साथ उनकी जो सीमाएं हैं वो लॉक है, लैंड लॉक है वो। इसमें 5 राज्य कौन कौन से, तो छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड, जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसे हैं जिनकी की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। इंटरनेशनल बॉर्डर उसका कहीं से भी टच नहीं होता। ध्यान दीजिएगा कि इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश की सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करती है। बताइए ये किस देश को छूता है? जवाब आसान है, आप आराम से दे सकते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, इसको लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये बिखरा हुआ है, ये एक जगह पे नहीं है। बाकी जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उनका एक फिक्स नक्शा है, लेकिन ये वाला जो है ना ये फैला हुआ है। 3 राज्यों में ये बिखरा है। इसमें यनम जो है वो आंध्र में आ जाता है, कराईकल जो है वो तमिलनाडु में है, और माहे जो है वो केरल में आता है। और मूल पुडुचेरी जो है उसको जब मिला दिया जाता है तो एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है, जिसे कि हम पांडिचेरी, और अभी जो तत्काल की स्थिति है उसमें पुडुचेरी कहते हैं। समुद्री तटरेखा वाले राज्यों को हमने पीछे डिस्कस किया था। तो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, बाकी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये क्या करते हैं? समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये कुछ हमने देख लिया। और समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करने का इन्हें बहुत सारा फायदा भी होता है और कई सारा नुकसान भी है। समुद्र में अगर कोई उथल पुथल होती है तो उससे जल्दी प्रभावित होंगे, लेकिन जलवायविक जो समता है वो इन्हें लाभ देती है। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन नहीं पाई जाती है कि अभी कड़ाके की ठंडी पड़ रही है सब लोग सिकुड़ गए, या इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि सब परेशान हो गए। एक सम जलवायु पाई जाती है। समुद्री तटरेखा वाले कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चारों ओर से समुद्र घेरे हुए हैं। लक्षद्वीप की भी वही बात है, ये तो द्वीपीय राज्य हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। और दादरा नगर हवेली, दमन दीव जो है वो भी इसी प्रकार का है, पुडुचेरी भी इसी प्रकार का है। तो ये तो हमने देखा। अब ये भी जान लीजिए कि 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जो स्थलीय सीमाएं हैं वो पड़ोसी देशों से लगती हैं, और जो हमारे निकटतम पड़ोसी हैं उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका हैं, जिनकी की सीमाएं हमसे लगती हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन और नेपाल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और ठीक पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है, जबकि पूर्व में चले जाएं तो बांग्लादेश, म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान के साथ चिपकी हुई है। तो जो हमारा उत्तरी पड़ोसी है वो चीन है और नेपाल। उत्तर पश्चिमी पड़ोसी अफगानिस्तान है, वो ज़मीन हमारी ही है, और पाकिस्तान जो है ये पश्चिमी पड़ोसी। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमाएं हैं वो कृत्रिम मानव निर्मित है, वो कोई प्राकृतिक विभाजन नहीं है। जब बंटवारा हुआ, लोगों के मन में जहर भर गया और बंटवारा हो गया, तो वो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान देना पड़ा, अलग करना पड़ा। तो ये चीज़ जो है ये अपने से बनाया गया, मतलब राजनेताओं ने तय किया है।
जबकि 6 देशों के साथ हमारी प्राकृतिक सीमा है, मतलब वो हमसे प्राकृतिक रूप से अलग हैं संरचना के लिहाज से। जैसे कि अफगानिस्तान, इसमें आप देख रहे हैं कि चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। पाकिस्तान को इसमें हम अलग कर देंगे, ठीक है। पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश, ही मानव निर्मित सीमाएं हैं, तो इसको हम बाहर कर देते हैं। तो कुल मिलाकर अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा जो है वो प्राकृतिक है, ठीक है। वैसे ही चीन के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो भी नेचुरल है, और नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भी सेम वही कंडीशन। उत्तर में हिमालय, भारत की अवस्थिति, उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। मतलब कुल मिलाकर उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, उसमें पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि अरब सागर और बे ऑफ बंगाल दोनों हिंद महासागर का ही हिस्सा है। तो ये भारत की प्राकृतिक सीमाओं को निर्धारित करते हैं, मतलब भारत की पूरी चौहद्दी को तय करते हैं। ये ग्रामीण भाषा है चौहद्दी, और इसका मतलब होता है चारों ओर की अवस्थिति, चार दीवारी आप कह सकते हैं। तो ये भारत के चारों ओर बाउंड्री जैसी है, और विष्णु पुराण में इसका उल्लेख भी किया गया है। अब इसके बाद आप देखें कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो अध्यारोपित है, यानी सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है। और ये एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं। अध्यारोपित सीमा होती क्या है? तो ये एक ऐसी सीमा होती है जो कि किसी बाहरी शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है। प्रकृति ने नहीं बनाई, हमने बनाई, कोई बाहरी शक्ति इसको तय करती। तो 1947 में आप जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा कराने वाला तीसरा चालाक पड़ोसी, और ये पड़ोसी नहीं है बल्कि हमारे ऊपर राज करने वाले अंग्रेज हैं, हमारे शोषक हैं, ग्रेट ब्रिटेन वाले। तो ये क्या करते हैं? बंटवारा करा के ही जाते हैं। इनकी मंशा भी यही थी, भारत को तोड़ना। इनके दिमाग में ये रहता है कि भारत का हम पूरा लाभ नहीं ले पाए, इसे उपनिवेश के तौर पे हम यूज़ नहीं कर पाए, तो इसे तोड़ कर जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो ये भंग करते हैं, पहले बंगाल का विभाजन करते हैं, और वहीं से दरार जो है वो चौड़ी होती जाती है। सांप्रदायिक दरार वहीं से पड़ती है। हालांकि पहले से मतभेद थे, लेकिन इतने बड़े मतभेद नहीं थे, और बंटवारे की कंडीशन वहीं से स्पष्ट दिखाई देने लगती है, जो कि बाद में क्रमशः बढ़ती जाती है और अंत में 1947 में हो जाता है। तो माउंटबेटन को इसीलिए भेजा ही जाता है कि जाइए बंटवारा करा लाइए। तो बंटवारा होता है, अध्यारोपित सीमा तय की जाती है। मतलब ये अध्यारोपित कैसे है? इसको ग्रेट ब्रिटेन ने हमारे ऊपर थोपा है और हम इसे लेकर चल रहे हैं। तो ये जो रेखा है ये रेडक्लिफ रेखा कहलाती है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा तय करती है। ये कुछ हमने देखा। अब इसके बाद समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश अगर देखें तो श्रीलंका है। ये रावण का देश है। और एक पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य का मतलब है कि ये जल संधि है जो कि दो स्थल खंडों को अलग करने का काम करती है। तो उसके द्वारा ये भारतीय मुख्य भूभाग से यानी तमिलनाडु से, कन्याकुमारी वाले हिस्से से पृथक होता है। और बंगाल की खाड़ी को ये गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ने का काम करता है। ठीक, इसकी चौड़ाई जो है वो 64 से 137। अब इसमें देखिए प्राकृतिक विभाजन है, तो वो एक बराबर नाप कर नहीं काटा गया है। मतलब जो चौड़ाई है वो हर जगह एक समान नहीं है। तो मैक्सिमम 137 और 64 जो है वो मिनिमम, इतने किलोमीटर के बीच में चौड़ाई दिखाई देती है। तो आप समझ रहे हैं कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से या भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं के बराबर है, यानी एक पतली सी रेखा। और इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे 1755 से लेकर 63, रॉबर्ट पाक, उनके नाम पे किया गया है। तो लोग पाक जल डमरू मध्य के नाम पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पाकिस्तान के नाम पे क्यों रख दिया गया। तो ये वो पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, ये असल में अंग्रेज का नाम था। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। तो ये कुछ हमने देखा। और पाक की स्पेलिंग भी आप देख रहे हैं, PALK। देखिए अगला जो फैक्ट है वो आपको बता रहा है कि भारत और म्यांमार के बीच में हिमालय की जो उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें कि नाम भी दे दिया है ताकि आप बेहतर समझें, अराकान योमा है, चिन नागा और पटकाई बूम वाली श्रेणी है, ये स्थलीय सीमा बनाने का काम करती है। ये क्या है? प्राकृतिक है। ये जो श्रेणियां हैं ये प्रकृति ने बनाई है, इंसान के वश की बात नहीं। और ये भारत को इरावदी नदी के द्वारा म्यांमार से अलग करती है। नदियां भी सीमा बनाती हैं, पर्वत भी सीमा बनाते हैं, और इस तरह की जो सीमाएं होती हैं वो प्राकृतिक होती हैं। नीचे जो नक्शा आप देख रहे हैं वो सिक्किम का नक्शा है, और ये इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इसे प्राप्त करने में भारत को अच्छा खासा परिश्रम करना पड़ा। यहाँ का राजा भारत में विलय, मतलब भारत संघ में विलय की मंशा नहीं रखता था, उसे अपनी राजशाही चाहिए थी। और ये जो राजशाही अकड़ होती है ये परेशान करती है। फिर दिक्कत ये हुई कि चीन इस पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए आमादा हो गया और भारत को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ा। लेकिन तत्कालीन जो सरकार थी उसने सक्रियता दिखाई और सिक्किम हमारा हिस्सा बन गया। तो ये लंबी कहानी है। फिलहाल आप इसकी अवस्थिति देख ही रहे हैं कि कितनी रणनीतिक है। चाइना चारों ओर से इसको घेरे हुए है। इधर आपका पड़ोसी है भूटान, इधर नेपाल है, कंचनजंगा यहाँ पे है 8586। तो कंचनजंगा की हाइट देख के आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट भले ही सबसे ऊंचा है, लेकिन ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत चोटियां हैं, ये तनिक भी कम नहीं, थोड़ी बहुत का 19-20 का फर्क। तो ये है सिक्किम और इसकी राजधानी है गंगटोक। और ये चारों ओर से जो पड़ोसी हैं उनसे घिरा हुआ है। चीन इसको पूरी तरह से कब्जे में करने की फिराक में था, लेकिन फिलहाल ये भारत के पास है। तो चीन अब अगला जो हथियार है वो अरुणाचल पे आजमा रहा है, और वो चाहता है कि जो बीच में चिकन नेक है उसको काट दिया जाए ताकि जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है वो भारत की मुख्य भूमि से अलग हो जाए। अब आगे चलते हैं
यहाँ देखिए आप सिक्किम के जो सिक्किम प्रदेश की जो सीमाएं हैं, मतलब सिक्किम क्या है, ये हमारा राज्य है, तो इसकी सीमाएं 3 देशों से घिरी हुई हैं, नेपाल, भूटान और चीन। और इसी प्रकार पश्चिम बंगाल जो है ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा है। लद्दाख जो है वो अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है। मतलब ये जो सीमाएं हैं वो 3 देशों से लगती हैं। त्रिपुरा की क्या बात है, तो त्रिपुरा जो है ये उत्तर, पश्चिम और दक्षिण यानी 3 ओर से, केवल एक चौथा जो पार्ट है वही हमसे जुड़े हुए हैं, अदरवाइज ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यानी पहले ये बंगाल से 4 ओर से घिरा था और इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जाहिर सी बात है कि दूसरा देश है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी ही। तो ये कुछ आप देख रहे हैं। अब यहाँ एक पीछे का बैकग्राउंड दिया गया है कि नवंबर 1998 ये जो समय है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया शुरू होती है, यानी बातचीत का दौर शुरू होता है, जो कि आमतौर पे नहीं रहता है। आमतौर पे तनातनी ही रहती है, ज़्यादातर खींचतान। तो ये जो कंपोजिट डायलॉग स्टार्ट होता है, इस वार्ता में 6 मुद्दे तय किए जाते हैं। 6 मुद्दे इसमें तय किए जाते हैं और इसमें तय क्या किया गया था कि सर क्रीक की जो समुद्री जल सीमा है और सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल और वूलर नदियों के नाम है और झीलों के नाम है, तो इन पर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर सैनिक सौहार्द की बात की गई थी, लेकिन वो कहाँ तक कायम रहता है, हमेशा उसको बिगाड़ा ही जाता है और बिगाड़ने में पहल हम नहीं करते। तो भारत का भौतिक स्वरूप देख लेते हैं। ये तो राजनीतिक आपस में खींचतान तनातनी है। पड़ोसी जो है वो हमारे बहुत ठीक नहीं। छोटे छोटे पड़ोसियों को अगर छोड़ दिया जाए तो जो बड़े वाले पड़ोसी हैं उनकी मंशा हमेशा बुरी ही रहती है। तो भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है? भारत विविधताओं का देश है, आपने हजारों बार सुना होगा और भूगोल में आप इसे प्रमाण के साथ देखते हैं। तो भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पे सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताएं हैं। उसके अलावा भौगोलिक विविधताएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है और उपमहाद्वीप का मतलब ऐसी वैसी चीज़ नहीं। महाद्वीप मतलब एक बहुत बड़ा द्वीप जिसमें कि जलवायविक विविधता की भरमार हो, और इसे उपमहाद्वीप का नाम दिया गया है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? अब ये भौगोलिक परिभाषा आप जान लीजिए, क्योंकि भारत के चारों तरफ से, भारत का जो चारों तरफ का एरिया है वहां से भौगोलिक रूप से एशिया के बाकी हिस्सों से ये अलग दिखाई देता है तो एशिया महाद्वीप में ही। जो विभाजन हम करते हैं और भूगोल में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। भारत क्या है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन भौगोलिक रूप से नहीं। भौगोलिक रूप से हम थोड़ा सा ही एशिया से जुड़े हैं और बाकी जो हिस्से हैं उनसे वो हम अलग दिखाई देते हैं। नीचे ऐसे हिंद महासागर में लटके हुए हैं, हमारी एक अलग ही पहचान। तो भारत के भौतिक स्वरूप में हिमालय पर्वत श्रृंखला को और एक टेक्टोनिक मूवमेंट अगर कायदे से हो जाए तो संभव है कि हमारा एक अलग जो टुकड़ा है वो जो एशिया महाद्वीप के बाकी बचे हिस्से हैं उनसे पृथक हो जाए। तो ये जो भौगोलिक हलचलें हैं ये भी महाद्वीपों को बनाती और बिगाड़ती हैं। नए महाद्वीपों, नए द्वीपों का जन्म होता है, पुराने वाले नष्ट भी होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं भारत के भौतिक स्वरूप में हिमालय पर्वत श्रृंखला को, और उत्तर से दक्षिण के पूरे लंबाई में अगर देखें, उत्तर से दक्षिण क्या है? लंबाई है, ज़्यादा लेंथ है। तो इसे हम देखें तो 3 भाग में बांटा जा सकता है। 3 भाग कौन कौन से? एक तो हिमाद्री पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय को हम बांट रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हिमाद्री पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और शिवालिक जो गिरिपथ क्षेत्र है, बाद वाला आउटर एरिया है, दक्षिण की तरफ जो ज़्यादा है, तो उसको हम एकदम अंत में रखते हैं। सबसे पहले आप हिमाद्री को देखिए। हिमाद्री वो स्थान है जहाँ पे हिमालय की सबसे ऊंची और सीधी पहाड़ियाँ आती हैं। जो सबसे ऊंची ऊंची वाली पहाड़ियाँ हैं वो इसी में आती हैं, इसको हिमाद्री कहा जाता है। और इनकी आकृति एक जैसी है, मतलब एक समान है। क्योंकि ये वलित पर्वत है तो ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं, फोल्ड बनते हैं, और वो फोल्ड जो है वो कुछ इस हिसाब से होते हैं। तो तीखी चढ़ाई होती है, तीखा एल्टीट्यूड होता है। और हिमालय में पाई जाने वाली सभी जो प्रमुख और बड़ी चोटियां हैं वो हिमाद्री में ही पाई जाती हैं। हिमाद्री जो हमने विभाजन किया है उसी के अंतर्गत आती है। यहाँ हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा है, और चीन के पास एक प्लस पॉइंट है भौगोलिक दृष्टिकोण से भी। चीन हमसे ऊंचाई पे है, मतलब अगर भौगोलिक आधार देखा जाए तो चीन की ऊंचाई, चीन का जो एल्टीट्यूड है वो हमसे ज़्यादा है। और कभी भी वो जब हमला करता है तो उसको इसका फ़ायदा मिलता है। हम नीचे से लड़ रहे होते हैं और वो ऊपर से हमारे ऊपर हमला कर रहा होता है, और जितनी बार चीन के साथ टकराव हुआ है उसमें ये उसे सपोर्ट करता है। ऊंचाई से लड़ना आसान होता है, ऊंचाई से किसी को भी मार गिराना आसान होता है, नीचे से वार करना कठिन होता है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक यहाँ पे बात है। अच्छा, हिमाद्री के बाद आप देख रहे हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला आती है और ये मध्य है, मतलब हिमाद्री और शिवालिक के ये बीच में है। यहाँ भी बीच में लिखा है, और वैसे भी भौगोलिक आधार पर भी आप मानचित्र में देखें तो ये बीच में है। इसे मध्य हिमालय कहा जाता है। और हिमाद्री से आकर लंबाई में ये छोटी पहाड़ियाँ हिमाचल में मिलती हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हिमाद्री के बाद इनकी शुरुआत होती है। विभाजन हमने कर दिया है तो सबसे ऊंची वाली जो है वो हिमाद्री में आ जाती है। उसके बाद जो शुरू होता है आगे का पार्ट, उसको हम कहते हैं हिमालय की पर्वत श्रृंखला, और इसमें अपेक्षाकृत लंबाई में छोटी, ऊंचाई में छोटी जो पर्वत चोटियाँ हैं वो पाई जाती हैं। ये हिमांचल कहा जाता है, मतलब कहने का तात्पर्य हिम का अंचल, आंचल जो है वो बीच में होता है, ऐसा माना जाता है। तो वो चीज़। अच्छा, शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है ये सबसे दक्षिणी हिस्सा है, और यहाँ तक आते आते हिमालय के जो पहाड़ हैं वो सतत नहीं रह जाते, मतलब एक कंटिन्यूअसली उनका जो प्रसार है वो नहीं दिखाई देता। वो क्या है? छितरा आ जाते हैं,
उबड़ खाबड़ बिखरे हुए, और लंबाई भी कम हो जाती है और बिखराव भी इनका हो जाता है। तो इसके बाद फिर उत्तरी मैदान शुरू हो जाते हैं। ये पहाड़ों का अंतिम क्रम है शिवालिक, जिसे हम देख रहे हैं गिरिपथ क्षेत्र के तौर पे, और उसके बाद नीचे फिर मैदानी इलाके शुरू हो जाते हैं जो कि नदियों के द्वारा बनाए हुए जलोढ़ मैदान है। तो कितनी सुंदर भारत की अवस्थिति है आप देख सकते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो कि हमारी जलवायु को सम बनाए रखते हैं और साइबेरिया की ठंडी हवाओं से हमें बचा कर रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नहीं तो हमारे देश का आधा से अधिक हिस्सा शीत मरुस्थल होता है, लेकिन हिमालय की वजह से ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ से सुंदर कंडीशन है। और उसके बाद नदियाँ जो ग्लेशियर से जन्म लेती हैं, हिमालयी नदियाँ, वो अपने साथ इतनी भारी मात्रा में अवसाद लेकर आती हैं कि वो मैदान में पटक देती हैं और वहाँ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें कि आप बीज छींट दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, ऐसी उर्वरता उनकी होती है। तो ये विविधताएं हैं और ये विविधताएं हमें जीवन के लिए अनुकूल दशा देती हैं। अब इसके बाद आप आगे चलें तो भारत एक विशाल भूभाग है। ठीक है कि क्षेत्रफल के लिहाज से हम पहले दूसरी कंडीशन में नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा भूभाग हमारे पास है और बहुत सारे भूगर्भीय कालों में हम बने हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोई जो इरा आती है या फिर एपोच आता है उसमें हमारा निर्माण हो गया, ऐसा नहीं। बहुत सारे भूगर्भीय कालों का इसमें समावेश है और इसके उच्चावचों को प्रभावित भी करता है। जैसे आप देख रहे हैं कि हिमालय वाला जो हिस्सा है यानी उत्तरी पार्ट है वो नवीन है और दक्षिणी हिस्सा जो प्लेटू वाला है, हमारा पठारी क्षेत्र है, वो पुराना है। प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है वो पुराना है। तो इस तरीके से नया पुराना दोनों ही समावेश हमारी जो भारतीय भूमि है उसमें दिखाई देता है। भूगर्भीय निर्माणों के अंतर्गत आप देखते हैं कि बहुत सारी प्रक्रियाएं आती हैं, बहुत तरह की जो भूगर्भिक हलचलें हैं वो दिखाई देती हैं, जिसमें कि अपक्षय है, अपर्दन है, विक्षेपण है और उच्चावचों का निर्माण इन्हीं के द्वारा हुआ है और इसमें संशोधन होते रहते हैं। प्रकृति एक बार बना लेती है तो ऐसा नहीं है कि उसको बनाकर छोड़ दिया, उसमें लगातार सुधार करती है और जब सुधार करती है तो अंदर से उथल पुथल मचती है और उससे विनाश भी होता है, लेकिन विनाश आगे निर्माण को तैयार करता है। तो कुछ प्रमाणों के आधार पर अगर देखा जाए या सिद्धांतों की सहायता से, तो जो भूगर्भ शास्त्री हैं वो खंगालते तो रहते ही हैं, पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं कि पहले क्या था और अब कैसे बन गया ये। तो उन्होंने भौगोलिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की चेष्टा की, जो उन्होंने देखा उसके आधार पर वो व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत है जिसे कि ज़्यादातर परखा गया है और सही पाया गया है, तो हम भी इसे सही मानेंगे और पढ़ेंगे। तो ये प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और ये काफ़ी हद तक खरी उतरती है। टेक्टोनिक मूवमेंट अंदर चलते रहते हैं और उसकी वजह से जो अंतर्जात और बहिर्जातीय बल हैं वो अपना काम करते हैं और निर्माण होता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो इस सिद्धांत के हिसाब से ये बताया गया है कि पृथ्वी की जो ऊपरी परपटी है, अब अपनी अर्थ को भी समझ लीजिए कि इसका जो बीच का मेन पार्ट है जो कि गर्म है और उसकी जो आधी स्थिति है वो पिघली हुई है, जेली की अवस्था में पाया जाता है। तो ये वाला हिस्सा कोर कहलाता है, इनर कोर और आउटर कोर आप देखते हैं। बीच का जो हिस्सा है वो मेंटल है और उसके बाद जो ऊपर है आप देखते हैं वो क्रस्ट है। तो ऊपरी जो परपटी है हम उसी के विषय में बात कर रहे हैं। तो ऊपरी परपटी यानी जो क्रस्ट है, क्रस्ट का भी जो ऊपरी हिस्सा है वो 7 बड़ी प्लेटों से और कुछ छोटी छोटी प्लेटों से बना हुआ है। मतलब बड़ी वाली जो प्लेट्स हैं उनकी संख्या कितनी है? 7 है। और प्लेटों में ऐसा नहीं है कि वो प्लेट है तो मेज पर रख दी गई, वो खाने वाली प्लेट नहीं है, वो भूगर्भिक प्लेट है। मतलब क्रस्ट के बड़े बड़े टुकड़े हैं और उनमें लगातार संचलन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो स्थिर है, गति चलती रहती है। तो अंदर और ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होता है जब इनमें हलचल होती है। नतीजा क्या होता है? तो नतीजा ये होता है कि वलन और भ्रंशन की प्रक्रिया शुरू होती है। भ्रंश बनते हैं या फिर वलन पड़ जाते हैं। मतलब 2 प्लेटें अगर एक दूसरे की ओर मूव कर रही हैं, दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो एक समय आएगा कि आपस में टकराएंगी और जब टकराएंगी तो दोनों ओर से इन पर प्रेशर पड़ रहा है तो बीच में क्या सलवटें पड़ जाएंगी, जैसे कपड़े में पड़ती हैं, सीकन। और ये जो सलवटें हैं ये कपड़े की सलवटें नहीं है, ये धरातल पर आने वाली सिकुड़न है। तो इसको हम कहेंगे वलन। वलन यानी फोल्ड, मोड़ पड़ जाएंगे और इससे ऊंचे ऊंचे पर्वत बनते हैं और ऊंचे भूभागों का जन्म होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, तो तनाव बल की वजह से बीच में से ये टूट जाती हैं, तो भ्रंश यानी गड्ढा बन जाता है, खाली स्थान बन जाता है। और एक प्रक्रिया और होती है कि जो बड़ी वाली प्लेट है उसके नीचे छोटी वाली प्लेट जो है वो जाकर धंस जाती है, सबडक्ट हो जाती है। जैसे अपनी जो भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे लगातार सबडक्ट हो रही है, यानी दबती जा रही है। हमारी ज़मीन जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे खत्म होती जा रही है और इसका परिणाम ये हो रहा है कि ये नीचे दब रही है तो ऊपर जो है हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। ये प्रक्रिया चल रही है। तो ये सारा होता रहता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और ये जो हलचल है जब होती है तो ज्वालामुखियों का भी जन्म होता है, तनाव बल काम करता है और वहाँ पर ज्वालामुखी मैग्मा अंदर तैयार होता है और वो प्रेशर बाहर निकलता है, एक छिद्र तैयार हो जाता है जिससे कि अंदर का जो लावा है, गर्मी है, बाहर निकलती है। बाद में उसी के ऊपर पूरा कोन बन जाता है जो ज्वालामुखी अवसाद है, तो पूरा एक ज्वालामुखी पर्वत तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हिमालय पर्वत है या कोई भी पर्वतमाला है वैसे ज्वालामुखी पर्वत भी प्रकृति बनाती है। प्रकृति सिर्फ एक छिद्र बनाती है, छेद बनाती है जिससे कि अंदर की गर्मी बाहर आ जाती है।
मतलब अंदर का जो मैग्मा है, पिघले हुए सब अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो बाहर आ जाते हैं। और वो जो अंदर से अवसाद निकलता है वो उसी छिद्र के चारों ओर जमा होता जाता है। और जब लंबी प्रक्रिया होती है, बार बार इसमें से उद्गार होता है, तो ये कोन का रूप धारण कर लेता है। चारों ओर एक टीला बन जाता है और अंदर से ये जो छेद है, नलिका है, इसको फोड़ कर लावा बाहर निकलता रहता है। तो ये पर्वत बन जाते हैं। तो ज्वालामुखी की ये स्थिति है। अच्छा, भ्रंशीकरण और ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 भागों में यानी 3 वर्गों में हम बांटकर पढ़ते हैं। कुछ प्लेटें जो है वो एक दूसरे के करीब आती हैं, जो आपको अभी बताया वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो इसमें होता क्या है कि अभिसारित ये परिसीमा का निर्माण करती हैं और कुछ प्लेटें जो है वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, अपसारित परिसीमा का निर्माण। अपसारित का मतलब बाहर की ओर प्रसार हो रहा है और अभिसारित का मतलब अंदर की ओर। जैसे अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल को आप पढ़ते हैं, केंद्र से अंदर की ओर यानी अभिकेंद्र, केंद्र से बाहर की ओर यानी अपकेंद्र। तो वही चीज़ है। जब 2 प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तो वो या तो टकरा कर टूट सकती हैं या फिर एक प्लेट फिसल जाएगी और दूसरी प्लेट के नीचे आ जाएगी। तो अपनी जो इंडियन जो उपमहाद्वीपीय प्लेट है, सब कॉन्टिनेंटल प्लेट है, वो यूरेशियन प्लेट के नीचे फिसल गई है, अंदर दब गई है, और यूरेशियन प्लेट जो है वो उसके ऊपर चढ़ गई है। तो इस वजह से अंदर चूंकि उसका खिसकाव लगातार हो रहा है और ऊपर से ऊंचाई बढ़ती जा रही है। तो ये कंडीशन है। कुल मिलाकर एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दूसरे के साथ ये क्षैतिज दिशा में गति कर सकती है, मतलब टकराती नहीं है, अगल बगल से गुजर जाती हैं, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो कुल मिलाकर ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट है, इसमें कई सारे महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत और तमाम पेंजिया पैंथालासा आप पढ़ते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि ये रूपांतर परिसीमा बनती है। रूपांतर परिसीमा में क्या होता है, 2 प्लेटें जो है वो क्षैतिज दिशा में एक दूसरे के गति करती। तो इन प्लेटों में लाखों वर्षों से गति हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये कल परसों की बात है, ये लाखों साल पुरानी बात है। ये निर्माण एक झटके में नहीं होता है। एक झटके में होगा तब तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। प्रकृति धीरे धीरे अपना काम करती है और लाखों वर्षों से ये गति हो रही है और इसी की वजह से महाद्वीपों का आकार परिवर्तन होता है, महाद्वीपों का जन्म होता है। आपने ये पढ़ा होगा कि पहले पूरी अर्थ पे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा था जिसे कि हम पैंजिया कहते थे, यही कल्पना है। और उसके चारों ओर एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी थी, यानी चारों ओर पानी ही पानी था कुल मिलाकर, तो वो था पैंथालासा, महान महासागर। बाद में अंदर से यही जो टेक्टोनिक मूवमेंट है ये स्टार्ट होते हैं और ये टुकड़े टुकड़े में बंटने लगता है। तो पहले 2 टुकड़े होते हैं और उसमें से एक टुकड़ा जो कि गोंडवाना लैंड था वो दक्षिण की ओर बह जाता है और जो उत्तरी हिस्सा था वो अंगारा लैंड या लॉरेंशिया कहलाता है और वो उत्तर की ओर बहने लगता है, यानी प्रवाहित हो जाता है, क्योंकि पानी में थे। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इनका भी विखंडन शुरू होता है। इसके अंदर भी जो टेक्टोनिक मूवमेंट है वो प्रबल होते हैं, तो इनके भी टुकड़े टुकड़े होते हैं और उसी से तमाम महाद्वीप जो आज हम देखते हैं वो बनकर तैयार हुए। तो ये कहानी है। भूगोल को भी आप कहानी के दृष्टिकोण से पढ़ सकते हैं। मानचित्र में देखिए और अपने से डायग्राम वगैरह बना कर देख लीजिए, तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी आप स्टोरी सुन लीजिए, आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो स्थिर हो जाएंगे आपके दिमाग में, आपको कभी भूलेंगे नहीं। तो ये चीज़ें हमने देखी। अच्छा, यहाँ ये भी बताया गया कि प्लेटों में जो लाखों वर्षों से गति हो रही है उसकी वजह से स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो भारत में भी यही हुआ। भारत इससे भिन्न तो है नहीं। इन्हीं गतियों से प्रभावित होकर भारत आज की जो वर्तमान स्थिति है उसमें दिखाई देता है। अब विश्व के जो अधिकतर ज्वालामुखी हैं वो भूकंप संभावित क्षेत्र। अब ज्वालामुखी और भूकंप का गहरा कनेक्शन है, ये तो आप जानते ही हैं। अंदर जब भूपृष्ठ में हलचल मचेगी, अंदर की सतह में उद्गार उत्पन्न होगा या गर्मी प्रेशर बनेगा, तो उसकी वजह से ऊपर की सतह में कंपन उत्पन्न होगा और यही भूकंप है। तो ये भूकंप की प्रक्रिया और ज्वालामुखी ये प्लेटों के किनारों पर पाए जाते हैं, जो कि प्रायः अशांत होते हैं क्योंकि वहीं पर संचलन का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं, कभी कभी अपवाद भी होते हैं। तो वो अपवाद आप देख रहे हैं कि प्लेट के अंदर भी इनकी अवस्थिति, लेकिन ज़्यादातर जो है वो प्लेटों के किनारों पर होते हैं, जहाँ या तो टकराव हो रहा होता है या खिंचाव हो रहा होता है या आर पार क्षैतिज संचलन हो रहा होता है। तो ये चीज़ें हमने देखी। और एक जो सामान्य प्रक्रिया है उसे आप देख सकते हैं कि एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो गई यानी दब गई, दूसरी वाली प्लेट उसके ऊपर चढ़ गई। तो जब ये अंदर की ओर दबती जाती है तो जो एस्थेनोस्फीयर है वहाँ पे इसकी पिघलने की प्रक्रिया शुरू होती है। दबाव और ताप की वजह से ये पिघल जाते हैं और जब पिघलते हैं तो एक गर्म मैग्मा तैयार होता है जो कि फोड़कर बाहर आता है। फिर तो यहाँ से भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है। कुल मिलाकर जो प्लेटों के किनारे हैं वो प्रायः अशांत होते हैं। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी के जो चित्र हैं वो उठाकर यहाँ रखे गए हैं ताकि आप बेहतर समझें। तो देखिए प्लेटों की विभिन्न गतियाँ, 3 प्रकार की गतियाँ हैं। एक तो अभिसारी परिसीमा बनती है, नीचे है आपका मेंटल और ये जो क्रस्ट है ऊपर थोड़ा सुनहले और ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है। इसमें हो ये रहा है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो ये अभिसारी परिसीमा का निर्माण। अब ये जो किनारे हैं ये अशांत होंगे, यहाँ ज्वालामुखी पाए जाने की संभावना ज़्यादा होगी। और यहाँ आप देखें रूपांतर परिसीमा में क्या होता है, एक दूसरे के आजू बाजू से ये गुजर जाती है, मतलब ये इधर चल दिया ये इधर चल दिया, दोनों एक दूसरे से मिले नहीं, तो एक दूसरे को रगड़ते हुए ये आर पार हो जाते हैं और इसमें ना तो सबडक्शन होता है ना एक दूसरे से दूर जाने की प्रक्रिया है, लेकिन प्रभावित तो करते हैं। तो यहाँ भी ज्वालामुखी बनने की संभावना। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तनाव बल काम कर रहा है, इन्हें खींच रहा है। तो खींच रहा है तो इसकी वजह से होता यह है कि एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो बीच में आप देख रहे हैं कि एक क्रेटर, एक दरार तैयार हो रही है
और जब दरार तैयार होगी तो अंदर का जो प्रेशर है, अंदर का जो टेम्परेचर है, वो यहाँ से भी रिलीज हो सकता है। तो यहाँ भी ज्वालामुखी के होने की संभावना ज़्यादा है। कुल मिलाकर ये अपसारी परिसीमा है। अपसारी यानी एक दूसरे से प्लेटें दूर जा रही हैं। अभिसारी परिसीमा में क्या है, एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं और एक दूसरे के आजू बाजू से गुजर जा रही हैं। तो ये क्या है, रूपांतर परिसीमा है, क्षैतिज इनका संचलन हो रहा है। ये प्लेटों की गतियां हैं। अब ऐसा हमने इसमें देखा। आइए अब देखते हैं भारत के प्राकृतिक प्रदेशों को। तो भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विविधताओं को दर्शाती है। कैसी विविधता? तो ये भौतिक विविधता है और ये विभिन्नताएं भारत को एक नया स्वरूप देती हैं। तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में हम अपने देश को बांट सकते हैं। एक तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उसके बाद फिर विशाल मैदान है जो कि नदियों की जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं, प्रायद्वीपीय पठार है और तटीय हिस्सा है, द्वीप है। द्वीप भी हमारे अधिकार में है, जैसे अंडमान और लक्षद्वीप को आपने देखा। तो कुल मिलाकर 4 जो प्राकृतिक विभाजन है वो हम करके अपने देश को पढ़ते हैं। इसके अलावा भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनिकी प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उप भौतिक जो भू आकृतिक प्रदेश हैं उसमें बांटा गया है। अब ये कौन कौन से हैं 6? तो देख लीजिए, उत्तरी पर्वत है यानी हिमालय, बाकी सिंधु और गंगा का मैदान है जिसमें कि और नदियां भी अपना सपोर्ट करती हैं, लेकिन मुख्य नदियों का नाम लिया गया। थार का मरुस्थल है, यहाँ एकदम से सूखी जलवायु है, और मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार है। इसके साथ साथ तटीय मैदान है, अब तटीय सागर और द्वीप है। ये 6 विभाजन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत अपने आप में एक लघु विश्व है। पूरी दुनिया आप घूम लीजिए, जितनी तरह की जलवायु और रंग बिरंगी दशाओं को आप देख कर आएंगे वो अकेले भारतवर्ष में आपको दिख जाएंगी। इसीलिए जब आप सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और आपकी ट्रेनिंग का दौर शुरू होता है तो आपको भारत दर्शन कराया जाता है। ये प्रक्रिया क्यों होती है? ताकि आप अपने देश को जानें। तो यहाँ आप देखें कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और अपने जीवन में कभी भी मौका निकालकर अपने देश को पूरा देख लेना चाहिए। इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कैसा है? तो सबसे पहले जब हम किसी भी प्रदेश या किसी भी इलाके की बात करते हैं तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये जन्मा कैसे। तो इसका उत्पत्ति और उत्थान का जो समय है और प्रक्रिया है वो यहाँ दी हुई है। आप जानते हैं कि ये हिमालय पर्वत बना कैसे है। पहले यहाँ पर टेथिस नाम का एक विशाल सागर था। विशाल बहुत ज़्यादा नहीं था तुलनात्मक रूप से, लेकिन उथला था। इसके अंदर गहराई पहले से ही कम थी। ठीक है, तो हिमालय को बनने में सुविधा हुई इसी वजह से। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत ही हमें बताता है कि हिमालय की उत्पत्ति 2 महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई है। वही बात है, जो भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है वो एक दूसरे की ओर संचलन करने लगती हैं। परिणाम ये होता है कि जो टेथिस सागर है वहां पर वलन पड़ने लगते हैं, अंदर से जमीन ऊंची होने लगती है। तो जब तक गड्ढा था तब तक पानी भरा था। जब यहाँ पे ऊंचाई अंदर से बढ़ने लगती है यानी इसकी गहराई खत्म होने लगती है तो पानी इधर उधर बह जाता है, अवसाद जो है वो छिटक जाते हैं और यहाँ पर ऊंचा पर्वत खड़ा हो जाता है। सिंपल प्रोसेस है। ठीक, तो टेथिस सागर को आप देख रहे हैं, मतलब किताबों में देख सकते हैं, तत्काल में नहीं देख सकते, वहां पर हिमालय मौजूद है। तो ये प्रक्रिया जो है ना, यहाँ आप चित्र देख पा रहे हैं, ये एनसीईआरटी का फिगर है और इसमें आप देखेंगे 5400 लाख साल पहले, काफ़ी पुरानी बात है। सबसे पहले तो पेंजिया और पैंथालासा का कॉन्सेप्ट था कि बीच में एक बहुत बड़ा सा जमीन का टुकड़ा और चारों ओर पानी। लेकिन अभी जब जमीन का टुकड़ा डिवाइड हो गया तो उसके बाद 5400 लाख साल पहले की स्थिति क्या थी, उस समय आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। मतलब महाद्वीप जो है वो कुछ इस प्रकार से फैले हुए थे, इसमें नंबरिंग की गई और इनका फिर संचलन शुरू होता है। अब इसके बाद हम इधर वाले फिगर की ओर जंप करेंगे। तो 4200 लाख साल पहले क्या हुआ, इसमें महाद्वीपों को आप देख रहे हैं किस तरह से ये मूव कर रहे हैं। इसमें नंबरिंग इसलिए की गई है ताकि आप ये समझ पाएं कि कौन सा कहाँ पर गया, मतलब चलते चलते कहाँ पहुंचा। ठीक, तो ये देख रहे हैं आप 8वें नंबर का जो है वो यहाँ पहुंच गया है। ये प्रकृति का अपना तरीका है। और जो 7वें नंबर का जमीन का टुकड़ा है वो कुछ यहाँ पे आके इस वाले से जुड़ गया, यानी दूसरे और पहले से जुड़ गया। ये दूसरा और पहला एक दूसरे की तरफ आए, आपस में अटैच हो गए। 5वां और तीसरा भी आपस में जुड़ गए, चौथा भी इसमें इंक्लूड हो गया और 6वां इधर आ गया। 10वें को आप देख रहे हैं, 10वां कहाँ था, यहाँ था, पहुंच गया थोड़ा और खिसक के इधर। तो इस तरीके से प्रक्रियाएं होती हैं। और 3000 लाख साल पहले क्या होता है, तो 3000 लाख साल पहले जो हमने पहला, दूसरा, 5वां, 8वां और 7वां टुकड़ा देखा था वो सब आपस में जुड़ के एक बड़ा टुकड़ा बन जाते हैं। और 9वां 10वां एक में मिल जाता है। 10वां आपका यहाँ पे था और 9वां कहाँ पे है खोजिए, तो ये रहा। ठीक, ये दोनों एक में मिल जाते हैं और कुछ इधर प्रवाहित हो जाते हैं। और बाकी जो 6वां है वो इधर है, तीसरा नीचे है, क्रम आप देख सकते हैं। और अंत में 1200 लाख साल पहले यानी 1200 लाख साल पहले की बात है। तो उस समय क्या होता है कि ये सब आपस में मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं से लिंक्ड हैं। तो ये आप देख रहे हैं महाद्वीपों का संचलन और जमीन के टुकड़े किस प्रकार से बनते बिगड़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से। अंदर से मूवमेंट होता है, प्लेटें जो है वो संचलन करती हैं और उससे आकृतियां बनती भी हैं और नष्ट भी होती हैं। और जो नंबरिंग हमने कर रखी है उसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो नंबर हमने दिया है वो अफ्रीका का था, दूसरा नंबर हमने साउथ अमेरिका को दिया है। ठीक, ये क्या है, साउथ अमेरिका वाला टुकड़ा है। अब साउथ अमेरिका अब जो वर्तमान स्थिति उसमें देख रहे हैं कि आप यहाँ पे
पहले क्या था, ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। और अंटार्कटिका जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, ये ज़्यादा खिसका नहीं है, थोड़ा सा दक्षिण में चला गया है। बाकी यहाँ आप देखें चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया था, चौथा नंबर इसमें कहाँ पे है, तो चौथा नंबर आप ढूंढें तो जो 1200 लाख साल पहले की स्थिति है, ये ऑस्ट्रेलिया कहीं यहाँ पे था और अभी ये दक्षिणी गोलार्ध में जाकर घुस गया है। भारत को आप देखें 5वें नंबर पे, तो भारत आपका ये रहा और यहाँ से चलते चलते वो यहाँ पहुँच गया उत्तरी गोलार्ध में। तो गोलार्ध का भी परिवर्तन हुआ, साइबेरिया को आप देख रहे हैं, साथ में यूरोप है। तो ये वर्तमान स्थिति आप देख सकते हैं, दुनिया का नक्शा जो आप तत्काल में देख पाते हैं या फिर उसमें नंबरिंग करते हैं, तो तत्काल की स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। यानी लाखों साल में जो टेक्टोनिक मूवमेंट है वो आमूल चूल परिवर्तन करते हैं। तो ये भूवैज्ञानिक काल है, इसमें तमाम जो स्पीशीज़ हैं वो बनती हैं, बिगड़ती हैं, जो सर्वाइव कर पाती हैं वो आगे रह जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी ये है कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं। पूछा जाता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, नीचे राज्य या स्थान का नाम दिया रहता है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, बुंदेलखंड, इन सब जगहों पर आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, मतलब उस समय की हैं। और धारवाड़ संरचना जो है इसका सबसे ज़्यादा विस्तार या विकास हुआ है कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में, और इसके अलावा अरावली पर्वतीय क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, मेघालय का शिलांग रेंज, इसमें भी इनका विकास हुआ है, विस्तार हुआ है। भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय की लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमाऊं श्रेणी में भी पाई जाती हैं। तो इनका जो प्रसार है आप देख रहे हैं हिमालय की तरफ भी चला गया है, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें दक्षिण में ही सिकोड़ कर देखें, ये हिमालय की तरफ भी फैले हुए हैं। भारत के धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक धारवाड़ संरचना में ही पाए जाते हैं। इनमें लौह अयस्क, मैग्नीज, सोना चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा इत्यादि जो है वो प्रमुख है। कुडप्पा संरचना सर्वाधिक विकसित हुई है आंध्र में, कुडप्पा क्षेत्र में। और भारत में पेट्रोलियम पदार्थ टर्शियरी क्रम की जो अवसादी चट्टान है उसमें पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है वो कोयले के लिए फेमस है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों को हम किस लिए जानते हैं? कोयले के लिए जानते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें धात्विक खनिजों के लिए जानी जाती हैं। और देश की जो वर्तमान स्थलाकृति है, देश जो तत्काल में हमें दिखता है, ये प्लीस्टोसीन युग में सुनिश्चित हुआ। उससे पहले इसमें भी परिवर्तन हो रहे थे, निरंतर परिवर्तन हो रहे थे। अब उत्तरी भाग ये लॉरेंशिया या अंगारा भूमि के तौर पे जाना गया। अब इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं? तो एशिया महाद्वीप, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड। ध्यान दीजिएगा, एशिया जो है वो उत्तरी हिस्सा जो पैंजिया का था उससे बना हुआ है, और दक्षिणी हिस्सा जो गोंडवाना लैंड कहलाता है, भारतीय प्रायद्वीप पूरा उसी से बना हुआ है। और इस प्रकार से भी हम एशिया कॉन्टिनेंट से अलग हैं। वैसे तो हमें जोड़ा गया है और हम जुड़े ही दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ संरचना जो भौगोलिक संरचना है उसके हिसाब से हम दक्षिणी हिस्से के पार्ट हैं। मेडागास्कर ये भी उसी में आता है। अन्य जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं वो भी इसमें है। टेथिस सागर के दक्षिणी, यहाँ आप देख रहे हैं, टेथिस सागर के दक्षिण के भाग में एक महाद्वीप था जिसे कि गोंडवाना भूमि कहा जाता था, गोंडवाना लैंड। और इसके अवशेष आज दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, अफ्रीका, प्रायद्वीपी भारत मतलब नीचे का जो दक्षिणी हिस्सा है, और ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान है। ठीक ऊपर का जो हिमालयी हिस्सा है और जलोढ़ मैदान है वो तो टेथिस सागर में जब उत्थान होता है तो उसकी वजह से बनते हैं। बाकी जो दक्षिणी हिस्सा उससे जाकर जुड़ा हुआ है तो वो बहुत पुराना है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा, वो अंगारा लैंड का पार्ट नहीं। अब जो इसमें आप देखेंगे कि मध्य जीवकल्प आता है, तो उसके अंत में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जो है, इसके बीच में टेथिस सागर का जो तल प्रदेश है, मतलब टेथिस सागर जो उथली जल संधि है, इसके अंदर हलचल शुरू होती है। जो प्रक्रिया हमने पहले डिस्कस की थी वही चीज़ है, अंदर से उत्थान शुरू होता है और उठते उठते यहाँ का जो पानी है वो गोंडवाना भूमि के कुछ निचले प्रदेशों को ढक लेता है और गोंडवाना महाद्वीप विस्थापन के प्रभाव से टूट जाता है। परिणाम ये होता है और उसके स्थान पे हिंद महासागर उत्पन्न होता है। मतलब गोंडवाना महाद्वीप जो है बड़ा सा एक जमीन का टुकड़ा था, महाद्वीप मतलब एक बहुत बड़ा द्वीप, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो इस पानी के ढकने की वजह से, मतलब पानी चारों ओर आच्छादित हो जाता है टेथिस सागर का, तो उसकी वजह से उसका कुछ पार्ट जो है वो टूट जाता है और बाकी हिस्सा जो है वो अलग प्रवाहित हो जाता है। बीच में एक समुद्र तैयार होता है और ये समुद्र जो है ये हिंद महासागर। लेकिन टेथिस सागर का जो तल प्रदेश था वो इतने पर ही समाप्त नहीं होता, उसे तो नई संरचना बनानी थी, एक महान पर्वत तैयार करना था। तो विस्थापन और वलन की वजह से लगातार विस्थापन होता है, दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ संचलन कर रही होती हैं और एक जो है वो नीचे घुस रही होती है, तो नीचे से ऊंचाई बढ़ रही होती है, मतलब उभार पैदा हो रहा होता है, तो इसकी वजह से वलन पड़ते हैं। और निरंतर वलन जो मतलब भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे दबती जा रही है, तो ये वलन जो है ये ऊंचे होते जाते हैं और टेथिस सागर का तल अधिकाधिक ऊंचा उठता जाता है, मतलब थोड़ा बहुत ऊंचा नहीं, इसकी जो ऊंचाई है वो अधिकतम और उच्चतम होती जाती है। नतीजा ये होता है कि कुछ ऐसी पर्वत श्रेणियां बनती हैं जो कि चीन से लेकर यूरोप तक फैली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हिमालय सिर्फ इतना ही है जितना हम देखते हैं, इसका जो भौगोलिक विस्तार है, प्राकृतिक विस्तार है, वो चीन से लेकर यूरोप तक फैला है, लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है वो ज़्यादा ऊंचा है और इन्हें अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियां कहा जाता है। हिमालय पर्वत इसका एक भाग है, ठीक है, हिमालय पर्वत जो है वो इसका एक भाग है और ये वो वाला हिस्सा है जहाँ ऊंचाई सर्वाधिक। हिमालय की उत्पत्ति होती है टर्शियरी काल में, ये नया है, तुलनात्मक रूप से बाकी जो जमीन के टुकड़े हैं उनसे नया है।
हिमालय विश्व की नवीनतम मोड़दार वलित पर्वतमाला है और वलित पर्वत के बारे में एक खासियत है कि आमतौर पे ऊंचे ही होते हैं, क्योंकि वलन पड़ेगा तो ऊंचाई बढ़ेगी और ऊंचाई अच्छी खासी होती है। तो जो पुराने वलित पर्वत हैं जो कि घिस चुके हैं, उनकी भी कंडीशन कभी जिंदगी में ऐसी रही होगी, मतलब पीछे के जो काल हैं उनमें आप देखेंगे तो वो भी ऊंचे रहे होंगे। लेकिन प्रकृति के जो बाद के बहिर्जातीय बलों के प्रभाव हैं, बहिर्जातीय बल क्या करते हैं, ये समतल करने का काम करते हैं। जो अंतर्जातीय बलों ने उथल पुथल मचाई रहती है उसको बहिर्जातीय बल प्लेन करने की, समतल बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनकी वजह से इनमें अपर्दन अवसादन होता है तो ये घिस जाते हैं, तो अपशिष्ट पर्वत के तौर पर बचते हैं, जैसे अरावली को आप देखते हैं। कुल मिलाकर हिमालय जो है वो नवीनतम है, मोड़दार वलित पर्वतमाला है। और कश्मीर से अरुणाचल तक, यहाँ अगर अपने देश में देखें तो कश्मीर से अरुणाचल तक हिमालय पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है, पश्चिम में 500 किलोमीटर है, यानी पूर्व में ये कम चौड़ा है और पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की जो औसत ऊंचाई है, एवरेज आप देख रहे हैं 6000 मीटर है, एवरेज ही इतना ज़्यादा है, तो जो अधिकतम ऊंचाई है उसको तो आप देखते ही हैं। हिमालय पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा होने की वजह से पश्चिम, यहाँ आप देखें, पश्चिम में अधिक चौड़ा होने के कारण पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल का अधिक होना यहाँ कारण बताया गया है। वाक्य में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, लेकिन ये बताया गया है कि दबाव बल जहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, वहाँ चौड़ाई बढ़ नहीं पाएगी, और जहाँ पर प्रेशर थोड़ा कम हुआ वहाँ चौड़ाई बढ़ जाएगी। जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ ऊंचाई ज़्यादा होगी। तो दबाव बल ज़्यादा होने की वजह से पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचा है। तो ये सारी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। यहाँ नक्शे में जो आप देख रहे हैं ये पश्चिमी हिमालय का पूरा मैप है, और ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो पर्वतमालाएं हैं वो किस आधार पर फैली हुई हैं। तो ये आपकी हिंदू कुश रेंज है, बीच में एक गठान पड़ जाती है, गांठनुमा आकृति है, इसको हम पामीर की गांठ कहते हैं, पामीर का ये ग्रंथि क्षेत्र है, और कुनलुन श्रेणी यहाँ पर फैली हुई है। और अब नीचे चले आते हैं, भारत का जो शीर्ष भाग है उसको देख लेते हैं। तो काराकोरम रेंज यही कहीं ऊपर है, ये है, ठीक, ये है। और माउंट केटू जो कि भारतवर्ष का सबसे ऊंचा पर्वत है, गॉडविन ऑस्टिन, वो यहाँ पे है। नंगा पर्वत ठीक नीचे है, जोजिला पास है यहाँ पे, ये क्रॉस से पास को दर्शाया गया है। दर्रे जो है वो ऐसे गुड़े के निशान से दर्शाए गए। जो त्रिभुजाकार निशान है वो शिखर को दर्शाता है, और ऐसे जो ग्रे कलर की पट्टी है वो पर्वत श्रेणियों को दर्शा रही है, तो ये इंडिकेटर है। अब यहाँ आप केटू को देख चुके हैं, नंगा पर्वत को देख चुके हैं, अच्छी खासी इन दोनों की ऊंचाई है। लद्दाख श्रेणी ये ग्रे कलर से दर्शाई गई है, उसके ठीक नीचे जास्कर है। जोजिला पास ये बीच में है, पास का मतलब क्या होता है, आने जाने का मार्ग ये पर्वतों के बीच में से उपलब्ध कराते हैं। पीर पंजाल रेंज ये नीचे है, और बड़ा लाचा दर्रा कुछ यहीं पर है, ये वाला। और कैलाश श्रेणी आप यहाँ देख सकते हैं। सांगपो नदी जो है वो बहती आ रही है, तिब्बत के पठारी क्षेत्र से इसका उद्गम हुआ, और ये अरुणाचल से भारत में प्रवेश करेगी, और जब यहाँ अंदर आएगी तो इसको बहुत सारी नदियाँ सपोर्ट करती हैं और इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बाद में गंगा के साथ मिलकर ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। तो ये सारी चीज़ें। इधर आप देख रहे हैं कि ग्लेशियर से ही जन्म लेने वाली नदियों में सिंधु है सबसे बड़ी, उसके बाद झेलम है जो कि अंत में जाकर सिंधु को ही सहयोग करती है। ये सारी सिंधु की सपोर्टर है, ठीक, मतलब ये सिंधु का ही पूरा नदी तंत्र है, जिसमें कि झेलम, चेनाब, रावी और सतलज आती हैं, और ये क्रमशः हिमालय के ही ग्लेशियरों से जन्म लेती हैं। व्यास नदी कुछ यहाँ पे है। तो इस तरीके से, और अंत में आप देख पा रहे हैं कि ये सबसे ऊपर का महान हिमालय का पार्ट है, बीच में हिमाचल है, और ये आप देख रहे हैं कि शिवालिक है। शिवालिक गिरिपथ क्षेत्र है जहाँ ऊंचाई कम हो जाती है और बिखराव ज़्यादा होता है, ये सतत श्रृंखलाएं नहीं होती। तो इस तरीके से यहाँ गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर जमीनी हिस्से में प्रवेश करती है, हरिद्वार से ये मैदान में प्रवेश करती है। उससे पहले अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। यमुना जो है ये बंदरपूंछ से निकलती हैं, और वहाँ से जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ से बहते हुए अंत में जाकर प्रयागराज में गंगा में मिल जाती हैं। और इधर का जो पश्चिमी नदी तंत्र है उसे तो आप देख ही रहे हैं, ये अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ये है पूरा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, और कुल मिलाकर हिमालय का जो एक छोटा पार्ट था, ये एक हिस्सा है, अभी दोनों ओर का विस्तार देखना शेष है। तो इस छोटे से पार्ट को हमने देखा, और ये छोटा पार्ट अगर विस्तार में देखा जाए तो बहुत बड़ा है। तो अब यहाँ थ्योरेटिकल तरीके से देख लेते हैं। उत्तर पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो ट्रांस या तिब्बत हिमालयी प्रदेश, उसके बाद हिमालय का पर्वतीय प्रदेश आता है, और अंत में आती हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो ट्रांस या तिब्बत हिमालयी प्रदेश जो है इसका अधिकांश भाग तिब्बत में है, और इसी वजह से इसे तिब्बत प्रदेश भी कहा जाता है। इसका निर्माण जीवाश्म वाले जो समुद्री अवसाद है उनसे हुआ है। समुद्री अवसाद है और उनके अंदर क्या है, जीवाश्म है, फॉसिल्स है। इसकी जो निचली परत है वो टर्शिया ग्रेनाइट से बनी है, और इसका जो मुख्य विस्तार है वो जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय के उत्तर में। अंदर की जो परत है ना वो ग्रेनाइट की है, यानी काफ़ी स्थिर है, और इसकी लंबाई जो है वो 365 किलोमीटर है। इस भाग में वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। वनस्पतियां क्यों नहीं पाई जाती हैं? क्योंकि ये ऊंचाई वाला स्थान है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है, और इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर बर्फ़ ढकी रहती है, और मिट्टी सैकड़ों फीट नीचे होती है, मतलब ऊपर से बर्फ़ की एक मोटी स्थायी चादर होती है। और यही कारण है कि यहाँ पर किसी भी तरह की वनस्पतियाँ पाना संभव नहीं, क्योंकि उसके लिए मिट्टी चाहिए, वो ऊपर होती नहीं है।
तो प्रदेश की 3 श्रेणियां हैं, मतलब ये जो ट्रांस या तिब्बत हिमालयी प्रदेश है इसको भी हम 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो काराकोरम है, उसके बाद है जास्कर और अंत में है लद्दाख। तो काराकोरम श्रेणी को आप देखिए, ये भारत का सबसे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है और उच्च एशिया की पीठ भी इसको कहा जाता है। मतलब ये पीठ की तरह से संरचना दिखाई देती है। भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है गॉडविन ऑस्टिन यानी माउंट केटू, ऊंचाई आप देख रहे हैं एवरेस्ट से थोड़ा ही कम है, ये 8611 मीटर है, वो इसी में स्थित है। काराकोरम की नुब्रा घाटी में ही सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, काराकोरम की जो नुब्रा वैली है वहीं पर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। लद्दाख श्रेणी ये काराकोरम के दक्षिण में है। लद्दाख श्रेणी का जो पूर्वी भाग है वो कैलाश श्रेणी यानी तिब्बती चीन में स्थित है। और जास्कर श्रेणी जो है ये दक्षिण और मतलब लद्दाख के दक्षिण में, महान हिमालय के उत्तर में, लद्दाख के दक्षिण में पड़ता है और महान हिमालय के उत्तर में पड़ता है, इसकी अवस्थिति दी हुई है। और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी की पूरी घाटी पाई जाती है। सिंधु नदी का पूरा तंत्र फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश को देख लीजिए। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश के आधार पर अगर देखा जाए तो 3 समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है। उत्तर से दक्षिण का क्रम आप भी जानते हैं कि एक तो बृहद हिमालय है जो कि सबसे ऊंचा पार्ट है और इसे आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे जो नाम दिए हुए हैं, 3 नाम दिए हैं, वो एक ही पर्वतमाला के हैं या एक ही हिमालय के भाग के हैं। चाहे आप हिमाद्री कहिए या आंतरिक हिमालय कहिए या बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय कहिए, ये ऊंचा है इसलिए इसको महान कहा जाता है। और लघु हिमालय जो है ये बीच में है, सैंडविच, और इसे हिमांचल श्रेणी भी कहा जाता है। हिम का अंचल है, बीच में स्थित है, इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत जो बृहद हिमालय है उससे कम है। और अंत में आता है उप हिमालय जो कि बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है। ये सबसे नीचे वाला है, इसमें सततता खत्म हो जाती है, कंटिन्यूअस ये नहीं रह जाता है, टूटा फूटा है। तो बृहद हिमालय या हिमाद्री को देख लीजिए, यह सिंधु नदी के गार्ज से, सिंधु नदी का जो गार्ज है उससे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का जो मोड़ है जहाँ से वो मुड़ती है और भारत में प्रवेश करती है वहाँ तक फैला हुआ है। और विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी श्रेणी में पाई जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो यू टर्न लेकर अरुणाचल में एंटर करती है। नामचा बरवा बीच में पर्वत शिखर खड़ा है और उसी की वजह से वो ऐसा व्यवहार करती है। तो कुल मिलाकर माउंट एवरेस्ट या सागर माथा इसकी सबसे ऊंची चोटी है हिमाद्री की। इस श्रेणी के मध्य भाग में गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों के उद्गम स्थान है, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जिससे कि बर्फ पिघलने से पानी बनता है और वो पानी धीरे धीरे करके नीचे की ओर उतरता है, नदी का रूप लेता है। तो कुल मिलाकर गंगा यमुना और उसकी जितनी भी सपोर्टर हैं उनका उद्गम होता है। और इसी श्रेणी को काट कर कुछ नदियां जो होती हैं ना वो पर्वत के उत्थान से पुरानी होती हैं, उनसे पहले की होती हैं। तो जब बीच में ऊंचाई खड़ी होनी ऐसे शुरू होती है, पूर्ववर्ती नदियां इनको कहा जाता है, बीच में पर्वत उभरना शुरू होता है तो इनको लगता है कि हमारा रास्ता रोका जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि रातों रात पूरा 8,000 मीटर का एक पर्वत खड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। ये कई लंबी प्रक्रिया, मतलब हजारों लाखों साल लगा तब इतना ऊंचा पर्वत खड़ा हुआ है। तो नदियां जो है वो अपना रास्ता बनाने लगती हैं, पानी को प्रवाह चाहिए तो पानी जो है वो अपना रास्ता बनाने लगता है, इनको काटता चलता है। तो उस स्थान से कटान उत्पन्न होती है, एक तीखी घाटी का निर्माण हो जाता है। वी आकार की घाटियों के बारे में आपने सुना होगा। तो ये नदियां पर्वत को चीर कर इस पार निकलने का अपना रास्ता तैयार करती रहती हैं। तो ये पूर्ववर्ती नदियां हैं, वही यहाँ बताया गया है कि इसी श्रेणी को काटकर, बृहद हिमालय श्रेणी को काट के जो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अलकनंदा हैं ये पूर्ववर्ती घाटियों का निर्माण करती हैं। और नंगा पर्वत से लेकर यानी उत्तरी भाग से लेकर, उत्तर पश्चिमी भाग से लेकर नामचा बरवा पूर्वी हिस्सा जहाँ से ब्रह्मपुत्र जो है वो यू टर्न लेकर अरुणाचल में आती है, वहाँ तक एक पर्वतीय दीवार के रूप में ये फैला हुआ है। कौन फैला हुआ है? बृहद हिमालय यानी हिमाद्री। अब पूर्ववर्ती नदियों की यहाँ परिभाषा भी दी हुई है कि ये वे नदियाँ हैं जिनका निर्माण स्थल खंड में उत्थान से पहले, जैसा कि आपको बताया सरल भाषा में, वही चीज़ यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज में दी हुई है। सरल भाषा में समझेंगे तो आसानी होगी, व्यवहारिक तरीके से मतलब सीधा है कि वही पर्वत ऊंचा होना शुरू हुआ तो नदी को लगा कि भाई रास्ता रोका जा रहा है, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे करके उसी में काटना शुरू किया। ठीक, और दशरथ माझी की तरह ये काट कर अपना रास्ता बना लेती हैं और आगे बढ़ निकलती हैं। मतलब पर्वत को एक झटके में नहीं काटा जा सकता है, लेकिन सतत अगर उसमें जो पानी है वो चपेटा मारता रहे यानी लगातार धक्के देता रहे तो वहाँ से जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें अपरदन शुरू हो जाता है, पानी उन्हें काट के आगे बढ़ जाता है। तो ये चीज़ है। और पुराने मार्ग या घाटी को वो सुरक्षित रख पाती, पानी में कितना वेग होता है, कितनी ताकत होती है, इससे आप देख सकते हैं। तो हिमालय का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, जोगोलुंगमा या सागर माथा इसको कहते हैं। और भारत का सर्वोच्च शिखर है गॉडविन ऑस्टिन, जो कि फिलहाल पीओके में चला गया है। पाकिस्तान समझता है कि वो उसका है, लेकिन असल में वो हमारा है। और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है, मतलब अब भारत में स्थित का मतलब यह है कि पाकिस्तान की मनमानी को अगर एक तरफ कर दें तो बचा हुआ जो हिस्सा है उसमें भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, जो कि है सिक्किम में। और नेपाल की ये सीमा पर आती है, मतलब इसका कुछ हिस्सा नेपाल में है और जो अधिकतर हिस्सा है वो भारत में। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वैसे तो केटू ही है। अब इसके बाद लघु हिमालय श्रेणी को देख लीजिए, जिसे कि हम हिमाचल भी कहते हैं, ये बीच में है। और बीच में है तो इसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम होती है, औसत ऊंचाई इसमें
काफ़ी कम है तुलनात्मक रूप से बृहद हिमालय के। तो इसका विस्तार अगर देखा जाए तो ये मुख्य हिमालय के दक्षिण में है और इसकी चौड़ाई यहाँ आप देख रहे हैं, चौड़ाई 80 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में। यह औसत ऊंचाई भी मतलब इसकी औसत ऊंचाई भी देख लीजिए, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों देखना आवश्यक होता है। तो चौड़ाई इसकी ठीक ठाक है, 80 से लेकर 100 किलोमीटर, एक अच्छी चौड़ाई। और औसत ऊंचाई काफ़ी कम हो जाती है तुलनात्मक रूप से पीछे वाली पर्वतमाला के। तो 3700 से लेकर 4500 मीटर के बीच में है। ध्यान दीजिएगा ये एवरेज है। और इसकी जो ढालें हैं वहाँ पे कोढ़धारी वन पाए जाते हैं, छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। और यही जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं जो कि काफ़ी उत्पादक होते हैं, तो कश्मीर में इनको कहा जाता है मर्ग, खूबसूरत जगह हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग। और उत्तराखंड में इन्हीं को नाम दिया जाता है बुग्याल और प्यार। मध्यवर्ती भाग में इनको दुआर या दून कहते हैं, जैसे देहरादून है। और विवर्तनिकी के लिहाज से हिमालय आमतौर पे शांत है और सभी जानते हैं कि ये कितना शांत है। निरंतर नीचे से उभार उत्पन्न हो रहा है तो हलचल पैदा हो रही है, तो इसकी जो शांति है वो प्रायः भंग होती रहती है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इसको शांत माना गया, ये बीच में है तो यहाँ उथल पुथल थोड़ा कम होती है। अब यहाँ आप देखें कि यह हिमालय से तात्पर्य आप ये मत समझिएगा कि पूरा हिमालय शांत है। इसका मतलब ये है कि जो लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी है वो तुलनात्मक रूप से शिवालिक और जो बृहद हिमालय है उसकी तुलना में शांत है। यहाँ टेक्टोनिक मूवमेंट थोड़े धीमे होते हैं लेकिन होते हैं। और भारत के जितने भी स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, जैसे कि शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, दार्जिलिंग है, सारी खूबसूरत जगह है, ये लघु हिमालय के निचले भाग में पाई जाती हैं, जहाँ पे शिवालिक श्रेणी का शुरुआत होता है। मतलब शिवालिक श्रेणी जहाँ से स्टार्ट होती है और लघु हिमालय यानी हिमाचल खत्म हो रहा होता है, वहाँ इनकी अवस्थिति होती है। तो इसमें एक सामान्य प्रक्रिया आप समझ लें, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी ठंडक बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो जीवन के लिए अनुकूल दशा वहाँ नहीं पाई जाएगी जहाँ ज़्यादा ऊंचाई है। तो बृहद हिमालय ज़्यादा ऊंचाई वाला स्थान था, वहाँ जीवन के लिए अनुकूल दशा ढूंढना मुश्किल काम था। लेकिन यहाँ पर आते आते यानी लघु हिमालय, यहाँ तक आते आते थोड़ा सा ठंडक में कमी आ जाती है, ऊंचाई घट जाती है तो ठंडक में कमी आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे अनुकूल दशा मतलब ये है कि कहीं कहीं मिट्टी भी पाई जाती है, कहीं कहीं बर्फ की परत भी है, यानी एक मिक्स वातावरण तैयार होता है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ खूबसूरत स्थान है जो कि स्वास्थ्यवर्धक कहे जाते हैं। लोग अपना सैर करने के लिए, हवाखोरी के लिए या फिर पिकनिक या एक अच्छे जो भ्रमण के लिए यहाँ जाते हैं। तो ये आपने देखा। अब इसके बाद आप देखें कि लघु हिमालय के अंतर्गत भी बहुत सारी छोटी छोटी श्रेणियाँ आती हैं, जैसे कि पीर पंजाल है, धौलाधर है, नागटिब्बा है और महाभारत है। ये छोटी छोटी श्रृंखलाएं। अब नंबर आता है सबसे बाहरी हिमालय का, जो कि है शिवालिक, जिसे कि बाह्य हिमालय कहा जाता है। ये सबसे दक्षिणी हिस्सा है हिमालय का। और शिवालिक श्रेणी जो है ये लघु हिमालय के दक्षिण में है। सीधी बात है, इसमें आप समझ रहे हैं। बृहद हिमालय सबसे उत्तर में है, बीच में हिमाचल या फिर लघु हिमालय है और सबसे दक्षिण में है शिवालिक। और इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब का जो पोतवार बेसिन है वहां से शुरू होकर पूर्व में कोसी नदी तक रहता है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है और इसके पूर्व में ये सकरा होता जाता है। जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं इसका जो चौड़ाई है वो घटता जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का ये नवीनतम भाग है और शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये सारे नाम जो है ये असल में क्या है, शिवालिक का ही ये सब हिस्सा है। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली जो घाटियां हैं उनको दून या पूरब में द्वार कहते हैं। ठीक, द्वार का ही बिगड़ा हुआ तद्भव रूप है, अपभ्रंश है द्वार। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ क्या है, ये भी एक समस्या है कि पूर्वोत्तर में जब हम आते हैं तो पूर्वांचल हिल्स का नाम आता है। तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ वो हैं कि ये उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली हुई हैं। भारत का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, पूर्वोत्तर है, वहाँ पे इनका विस्तार है। और इसमें से कई ऐसी हैं जो कि भारत और म्यांमार की सीमा रेखा के साथ लगकर विस्तृत हैं और कई देश के आंतरिक भाग में है, जैसे कि पटकाई बूम है, नागा हिल्स है, मिजो की पहाड़ियाँ हैं। अब नीचे जो पूर्वी हिमालय है उसे जरा देख लीजिए। पश्चिमी हिमालय को हमने ऊपर देख लिया था, तो यहाँ थोड़ी सी कंडीशन उलझी हुई है, छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो कि आपको देखनी आवश्यक है। तो यहाँ आप देखें ये भारत का पूरा पूर्वोत्तर हिस्सा है और ये गंडक नदी है जो कि गंगा में मिल रही है। यहाँ पे कोसी जो है ये नेपाल की तरफ से आके बिहार का शोक इसको कहा जाता है। ये रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, कब कौन से गांव में घुस जाएगी कुछ भरोसा नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सब गंगा को सपोर्ट कर रही है और गंगा जो है ये बांग्लादेश में इंटर करके यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के साथ डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। यहाँ एक आइलैंड है गंगा सागर द्वीप, ठीक है। ये कोलकाता और पश्चिम बंगाल की तरफ से तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, तो ये जो द्वीपीय स्थान है इसे गंगा सागर कहा जाता है। और ये जो महीना चल रहा है, मतलब ये जनवरी दिसंबर वाला है, वहाँ मेले का आयोजन होता है और हिंदू जो है वो पवित्र तीर्थ के तौर पे उसे लेते हैं। माना जाता है कि वहाँ नहा लिए तो सारा धाम कर लिए। कुल मिलाकर उसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखें पर्वत चोटियों को, तो पर्वत चोटी में यहाँ जो ऊंची वाली है वो तो महान हिमालय की थी, जैसे मकालू है, एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। नीचे आइए तो नीचे ये पूर्वांचल हिल का जो पार्ट है ना, गारो श्रेणी है, खासी श्रेणी है, जयंतिया है और ये नीचे देखिए मिजो श्रेणी, नागा श्रेणी और पटकाई बूम, पूर्वांचल हिल्स। लोहित नदी और दिहांग नदी को देखिए मिल रही है आपस में और यहाँ से ब्रह्मपुत्र का उद्गम हो रहा है। डाफला श्रेणी कुछ यहीं पे है, बोमडीला पास है, ये बूमला पास है। ला और पास एक ही होते हैं, तो आप बूमला ही कहिए और बोमडीला ही कहिए, इस तरीके से। और यहाँ जलेपला है,
कुल मिलाकर ये सारी जो पर्वत मालाएं हैं इनको आपको पता होना चाहिए कौन सी ज़्यादा पूर्व में है, कौन सी ज़्यादा उत्तर में है, कौन सी ज़्यादा दक्षिण में है। ये हमने देखा, इसमें पर्वत शिखर को दर्शाने का वही तरीका है। और कर्क रेखा यहाँ नीचे से गुजर रही है, मीजो श्रेणी को क्रॉस करते हुए पश्चिम बंगाल से होकर आगे बढ़ती है। तो ये हमने पूर्वी हिमालय की एक झलक देखी। अब दक्षिण भारत और मध्य भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसको देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत और मध्य भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं इसमें पूरा ही दे रखा है, तो आप नीचे देखेंगे। वैसे उत्तर वाली भी एक जो व्यू है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ आप देखें ये सुलेमान की श्रेणी है, ये ऐसे पट्टी के तौर पे दर्शाई गई है। हिंदू कुश को आपने पीछे फिगर में देखा था, ये कुल्लुन है। और यहाँ आपका काराकोरम पर्वतमाला है, ये माउंट केटू है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर। लद्दाख श्रेणी इसके ठीक नीचे है, यानी तुलनात्मक रूप से थोड़ा दक्षिण में है। जास्कर और नीचे है, शिवालिक एकदम गिरिपथ क्षेत्र है। कामेत आपका यहाँ पे है, नंदा देवी, ये सब पर्वत शिखर है, ऐसे जो ट्रायंगुलर शेप में है वो सब पर्वत शिखर है। तो कामेत और नंदा देवी को आप देख रहे हैं। कैलाश श्रेणी कुछ यहाँ पे है, धौलागिरी यहाँ पे है और अन्नपूर्णा आपका यहाँ पे ये सब पर्वत शिखर है। एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान, वो ये नेपाल में स्थित है। और मकालू और कंचनजंगा को आप देख रहे हैं, कंचनजंगा सिक्किम में है। सांगपो नदी जो है ये तिब्बत के पठार से निकल रही है और आगे बढ़ रही है। और नामचा बरवा के यहाँ से ये यू टर्न ले रही है। इसे जरा जूम कर लेते हैं, देखिए ये नामचा बरवा के यहाँ से यू टर्न लेती है। नामचा बरवा ही वो रीजन है जिसकी वजह से नदी को ऐसे मुड़ना पड़ता है। तत्काल यू का आकार लेते हुए ये भारत में यानी अरुणाचल में इंटर करती है। जब ये भारत में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। कई सारी नदियां इसको सपोर्ट करती हैं, ब्रह्मपुत्र की सहयोगी हैं और इसका मूल स्वरूप सामने आता है। बाद में ये गंगा के साथ मिलती है, गंगा इधर से चली आ रही है। देखिए गंगा यमुना से मिली है प्रयागराज में और सोन नदी जो है ये यहाँ जाके गंगा में मिल जा रही है। गंगा और सोन नदियों का जो संगम है वहीं पे पाटलिपुत्र यानी पटना है। और इसके बाद कोसी मैया जो है ये जो नेपाल हिमालयी क्षेत्र है वहाँ से प्रवेश करती हैं भारत के मैदानी इलाकों में। बिहार में इन्हें प्रचंड वेग के लिए जाना जाता है और ये अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। तो कुल मिलाकर कोसी का यहाँ मिलन हो जाता है गंगा की मुख्य धारा में और ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रही है और यहाँ एक डेल्टा के आकार की आकृति बनती है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा। और पूर्वांचल हिल्स को हमने अभी ठीक पीछे देखा है, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ये नामचा बरवा पर्वत है, मतलब शिखर है। और पर्वत चोटियों के पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर देखें तो ये पटकाई बूम आपका है, ये नागा श्रेणी है और ये मिजो श्रेणी। गारो खासी जयंतिया कुछ यहाँ पे है। और इसके बाद आप नीचे देखें तो ये हमारा पड़ोसी है म्यांमार और ऊपर चीन है, तिब्बत वाला हिस्सा चीन ने कब्जे में ले रखा है। इस तरीके से आप देख रहे हैं। अब कर्क रेखा ये गुजर रही है, इसे डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है। तो ये आगे भारत को लगभग बीच से काटते हुए आगे बढ़ती है। इसका जो पश्चिमी हिस्सा है उसको भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो इधर आपने हिंदू कुश को देखा था, ठीक है, सुलेमान को आपने देखा, सिंधु नदी ये आपकी है और झेलम जो है वो सिंधु को जाकर सपोर्ट कर रही है। बाकी जितनी है वो सिंधु की ही सपोर्टर है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका जो पानी है वो सिंधु में जाकर मिलता है। तो सतलज, रावी, चनाब, झेलम और व्यास ये सब सिंधु नदी तंत्र से जुड़ी हुई नदियां हैं। और अंत में सिंधु नदी जो है एक बड़ी धारा का निर्माण करते हुए समुद्र में जाकर यानी अरब सागर में जाकर मिलती है। भारतीय महामरुस्थल यानी महान मरुस्थल जो थार मरुस्थल कहा जाता है वो यहाँ पश्चिमी हिस्से में है। और लूनी नदी जो कि रेगिस्तान में गायब हो जाती है वो यहाँ आपको दिखाई दे रही है। ये उत्तर का मैदान है पूरा। यहाँ पे नदियों की जलोढ़ मृदा उर्वर क्षेत्र का निर्माण करती है। गंगा यमुना यहाँ से होकर बहते हुए समुद्र की ओर यानी पूरब दिशा की ओर उनका प्रवाह हो जाता है। चंबल नदी और सिंध जो है ये यमुना में जाकर मिल रही है। ध्यान दीजिएगा ये सिंध है, सिंधु नहीं। सिंध जो है वो यमुना की सपोर्टर है। अब आते हैं दक्षिणी हिस्से की ओर। तो दक्षिण में आप पहले इधर पश्चिमी पार्ट को देख लीजिए। ये देखिए काठियावाड़ है और ये गिर श्रेणी है। ये साबरमती नदी है और ये माही नदी है। अब यहाँ पे आप देखें नर्मदा को अमरकंटक के पठार से ये निकलती है। यहीं पर ये विंध्य पर्वतमाला है जो कि भारत में एक डिवाइडिंग रेंज का काम करती है, मतलब ये उत्तर और दक्षिण को विभाजित करती है। विंध्याचल पर्वत, मालवा का पठार यहाँ पे है, ये बुंदेलखंड है आपका, ये कैमूर रेंज है और ये बघेलखंड है। छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे है और गर्जट श्रेणी है, मलयगिरी है, ये पर्वत की चोटी है मलयगिरी, ठीक। और महानदी का ये डेल्टाई क्षेत्र आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे चिल्का झील है, महेंद्रगिरी पर्वत देख रहे हैं कि इसमें ऊंचाई कम हो गई उत्तर की तुलना में देखें तो काफ़ी कम है, 1501। और उत्तरी सरकार तट को आप देखें, नीचे कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि सतमाला श्रेणी है, ये 1567 मीटर ऊंचाई की है। और ये काल सुबई है जो कि 1600, असल में इसको कल सुबाई कहा जाता है, तो ये 1646 मीटर ऊंची है। अजंता की श्रेणी यहाँ है, महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे। गोदावरी नदी को आप देख रहे हैं, दक्षिण भारत की गंगा। और इसके बाद आप कृष्णा नदी को देखिए, ये सब पूर्वी घाट से होते हुए समुद्र में यानी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रही है। कोरोमंडल का तट यहाँ नीचे है। कावेरी रिवर जो है वो एक उर्वर क्षेत्र बनाते हुए अंत में बे ऑफ बंगाल में मिल रही है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट इधर से, माफ कीजिए पश्चिमी घाट इधर से और पूर्वी घाट इधर से अंत में जाकर एक बिंदु पर मिलता है। यहाँ पे लक्षद्वीप का पूरा एरिया है, ये लक्षद्वीप समूह है। अरब सागर आप देख ही रहे हैं, ये कोंकण तट है गोवा वाला। और नीचे आते हैं थोड़ा सा, इसे और विस्तार से देखते हैं। तो ये अनाईमुडी आप देख पा रहे हैं, अनामलाई ये नीचे है, 2695 इसकी ऊंचाई है। मालाबार तट ये रहा और लक्षद्वीप का जो समुद्री हिस्सा है वो यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार ये रही, ये श्रीलंका है। और इधर कोरोमंडल तट है। नल्ला मल्ला जो है ये तेलंगाना के पठार के पास आप ये देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने पर्वत शिखर भी देखे और पठारी क्षेत्रों को भी देखा। अब इसे थोड़ा सा थ्योरेटिकल तरीके से देखने की आवश्यकता है।
तो जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं ये दक्कन के पठारी हिस्से में आती हैं, मतलब दक्कन के पठार का भाग है, और इनका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में है। और इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती बहती है। इसका जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे नर्मदा प्रवाहित होती है और दक्षिणी जो सीमा है वहाँ पे ताप्ती बहती है, और दोनों ही नदियाँ जो है वो जाकर अरब सागर में समाहित हो जाती हैं। सतपुड़ा श्रेणियाँ जो है ये इन दोनों नदियों के बीच में है, वो तो पहले ही देख लिया हमने। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। कभी कभी लोकेशन पूछी जाती है, कौन सी श्रेणी कहाँ पे पड़ती है। धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पंचमढ़ी में स्थित है। लोकेशन भी पूछ लेते हैं, नेशनल पार्क देख लीजिएगा। और इसके बाद आप देखें कि कुल्लू घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में स्थित है, इसकी लोकेशन है। और नेलांग घाटी जो है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी, मतलब नेशनल पार्क के लिहाज से अगर देखा जाए तो गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सुरम में नेलांग घाटी है। सुरम में मतलब सुंदर स्थान है। और 1962 का जो युद्ध था उसके बाद नागरिकों के लिए इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि चीन के साथ हमारा तनाव चल रहा था। और मई 2015 में एक बार फिर से इसको खोला गया था। मरखा घाटी जो है ये लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है, और समुद्र तल से करीब 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जो जफू की श्रेणियां हैं ये जुकू घाटी में स्थित है। इनकी लोकेशन आपको बताई गई है। सांगला घाटी जो है वो किन्नौर में है, मतलब हिमाचल में है। चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और वस्पा नदी से ये घिरी हुई है, काफ़ी सुरम्य स्थान है। और युथांग घाटी जो है ये गंगटोक में है, मतलब सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक वहाँ पे है। वहाँ से मतलब एक भौगोलिक लिहाज से अगर देखा जाए तो 149 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी गंगटोक से काफ़ी करीब है, ये सिक्किम में है। और रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा जो वनस्पतिक प्रजातियाँ हैं ऐसी छिटपुट, उनसे ये ढकी हुई है। और इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। शांत घाटी या मौन घाटी, जिसे कि साइलेंट वैली ये नाम अंग्रेजों ने दिया है, ये पलक्कड़ पालघाट जिले में है केरल के, और ये पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में है। जैव विविधता यहाँ पे प्रचुर मात्रा में है। और असल में इसका नाम सैरंध्री घाटी था। अंग्रेजों को बोलने नहीं आया तो वो साइलेंट वैली बोलने लगे। सैरंध्री घाटी इसलिए क्योंकि जब पांडव अज्ञातवास अपना काट रहे थे और वनवास काट रहे थे तो यहाँ आते हैं, और द्रौपदी को ये स्थान काफ़ी अच्छा लगता है। द्रौपदी का एक उपनाम है सैरंध्री। तो इस तरीके से हमने फुटकर जानकारियाँ देखी हैं। ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, इसमें इतना ही।